हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो आज हम करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री यूनिट 3 एंड दैट इज़ द मुगल, बाबर एंड हुमायूं एंड देन शेरशाह। तो मेनली इस यूनिट में जो हमें पढ़ना है वो मुगल वंश को पढ़ना है, बट मुगल वंश में सारे रूलर्स को हमें नहीं पढ़ना है। यूनिट 3 में हमें केवल बाबर, हुमायूं और शेरशाह को पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट 4 है उसमें हमें अकबर से लेकर औरंगजेब तक के जितने भी रूलर्स हैं उन सबको पढ़ना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, इंग्लिश पॉलिटी और हिस्ट्री की यूनिट वाइज वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा था तुर्क वंश और खिलजी वंश। यूनिट सेकंड में हमने देखा था लोधी वंश और तुगलक वंश। अब जहाँ से पानीपत का प्रथम युद्ध हमने उसमें देखा था जो 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि बाबर और इब्राहिम लोधी का आमना सामना हुआ था और बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। और उसी युद्ध में इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो जाता है। उसके बाद वहाँ से शुरुआत होती है मुगल वंश की, मतलब भारत में मुगल वंश की जो जड़ें हैं वो स्थापित हो जाती हैं इस युद्ध के पश्चात। तो अब देख लेते हैं मुगल वंश का जो साम्राज्य है उन्होंने कितने टाइम पीरियड तक रूल किया इंडिया पर या दिल्ली पर। तो 1526 ईस्वी से लेकर के 1556 ईस्वी तक, और इतने टाइम पीरियड तक इन्होंने रूल किया है। लेकिन सबसे पहले जो हमें पढ़ना है बाबर को पढ़ना है, जिन्होंने 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक रूल किया। तो देखा जाए तो इनका रूलिंग पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इतने कम समय में भी, मतलब इतने अल्प समय में भी इन्होंने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। और कुछ इस तरीके की स्थापना की आने वाले मतलब लगभग 100-200 सालों तक कोई भी वंश इनको यहाँ से हटा नहीं पाता है। तो दिल्ली सल्तनत की जो शक्तियाँ हैं जैसे वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, तो उसका परिणाम क्या होता है कि देश की राजनीतिक एकता भी छिन्न भिन्न हो जाती है और बहुत सारे राज्यों का उदय हो जाता है। इसमें कोई ऐसा राज्य नहीं था जो देश की रक्षा के लिए बाकी राज्यों को एकता के सूत्र में बांध सके और उनका नेतृत्व कर सके। तो राजनीतिक एकता का अभाव था, जिस वजह से बाबर सफल होता है भारत में अपनी जड़ें फैलाने में। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिल जाता है। अब देख लेते हैं बाबर, जिन्होंने 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक रूल किया। अब बाबर के जो पिता थे वो तैमूर वंश के थे और जो माता है वो चंगेज खान वंश की थी। ठीक है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि सेंट्रल एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगना के शासक थे। अब यहाँ एक उपजाऊ प्रदेश था, हरे भरे चारागाह, उत्तम जलवायु, फलों के बागान तो यहाँ की मुख्य विशेषता थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना के शासक बनते हैं और बहुत ही अल्प आयु में इन्होंने सिंहासन को संभाला था। तो उस समय जो बाबर हैं वो केवल 11 वर्ष के थे और सिंहासन पर बैठते ही बहुत सारी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। अपने पूर्वज तैमूर के राज्य समरकंद को भी जीतना था और काबुल पर भी अपना अधिकार जमाना था। वहां से भारत की ओर वो आकर्षित होते हैं और उसके बाद शुरू होता है बाबर का भारत अभियान। तो बाबर का भारत पर आक्रमण, तो इब्राहिम लोदी के विरोधी बाबर की सहायता से अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाने लग जाते हैं और उधर बाबर स्वयं भारत पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी सेना को अच्छी तरीके से तैयार किया, उसने अपना तोपखाना भी सुसज्जित किया और इसी समय पंजाब के जो गवर्नर थे दौलत खान लोधी, उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना होता है इब्राहिम लोदी से। देखिए पानीपत के युद्ध आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहीं पे हम इसको कर लेते हैं और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो अपलोडेड है उसमें भी हमने किया है और आगे जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वहाँ पे भी हम इनको सेपरेटली करेंगे। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर का सामना होता है इब्राहिम लोदी से और बाबर के पास तोपें थीं जो कि भारत के शासकों के पास नहीं थी। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार के कारण या बाबर की जीत के कारण, तो दोनों ही सेम होंगे क्योंकि बाबर की सेना के पास तोप है और जो भारत के शासक हैं उनके पास तोप नहीं है, अच्छी सेना नहीं है, घुड़सवार नहीं है और उनकी जो सेना है वो अच्छी तरीके से प्रशिक्षित नहीं है। तो यही कुछ रीजंस हैं कि बाबर पानीपत के युद्ध को जीत जाता है और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। अब जो बाबर है उसके पास कुशल घुड़सवार भी थे, उसकी सेना छोटी थी लेकिन बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षित थी। बाबर और उसकी सेना को अनेक युद्धों के अनुभव थे और बड़ी कुशलता से अपनी सेना का उसने संचालन किया, बाबर की विजय होती है।
इब्राहिम लोदी इसी युद्ध में मारा जाता है और इसी के साथ साथ लोदी वंश का भी अंत हो जाता है और भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना होती है। अब देख लेते हैं बाबर और राजपूतों के बीच में कैसे संबंध थे। मतलब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल वंश और राजपूत वंश के संबंधों के बारे में या फिर राजपूत नीति जो कि अकबर की इम्पोर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट यूनिट में करेंगे। तो अगर बाबर और राजपूत की बात करें तो जो चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह थे बाबर के सबसे शक्तिशाली शत्रु थे। तो राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है इनको। बाबर ने स्वयं राणा सांगा के बारे में लिखा था कि राणा सांगा ने अपनी वीरता के बल पर भारत में उच्च स्थान प्राप्त किया था। अब देखिए 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, उसके बाद बाबर का जो अगला युद्ध था वो होता है 1527 ईस्वी में, जिसे हम खानवा का युद्ध नाम से जानते हैं। और ये युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो खानवा के युद्ध में बाबर की विजय होती है और उसके परिणाम स्वरूप राजपूतों की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। अब यहाँ से शुरू होती है मुगल वंश की नींव और शक्तिशाली हो जाता है मुगल वंश। अब राजपूतों का दिल्ली पर जो अधिकार करने का सपना था वो अधूरा रह जाता है इस युद्ध की हार के परिणाम स्वरूप। अब इसके बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मैदिन राय को चंदेरी के युद्ध जो कि हुआ था 1528 में, मतलब अगर आप देखें तो 1526 से लेकर के 1529 तक के ये जो युद्ध है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पानीपत का युद्ध है, उसके बाद अभी जो हमने लास्ट देखा खानवा का युद्ध, और अब ये है चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी बाबर जीत जाता है और उसके बाद अफगान सरदारों को इन्होंने मतलब बाबर ने 1529 में घग्गर में हराया था। अब इस युद्ध में पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की जो जड़ें हैं वो और ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत हो जाती हैं। अब एक बार देख लेते हैं बाबर के चरित्र की विशेषता अगर आपसे पूछी जाती है तब आपको उसमें क्या लिखना है। तो बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ साथ वो साहित्य में भी रुचि रखता था और उसे तुर्की और फारसी भाषा का साहित्य का भी अच्छा ज्ञान था। बाबर स्वयं भी उच्च कोटि का साहित्यकार था। अपनी आत्मकथा उसने लिखी है और जो कि तुर्की भाषा में लिखी है, और तुजुक बाबरी भी उसने लिखी है। इसका फारसी अनुवाद किया है जिसको कहते हैं बाबर नामा, अब जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। बाबर को बगीचों का बहुत ज़्यादा शौक था तो इसलिए उसने आगरा और लाहौर के आसपास कुछ बगीचे भी लगवाए थे। अब 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो अपने इस अल्प शासन काल में केवल युद्धों में व्यस्त रहे वो, या फिर मतलब बगीचे बाग बगीचे बनवाने में, या कुछ साहित्य कार्यों में उन्होंने इंटरेस्ट लिया। उसके बाद 1530 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पेश वंश में एक नया नाम आता है हुमायूं। अगर हुमायूं का हम शासनकाल देखें तो मतलब 1530 से 1540 रहा है। उसके बाद यहाँ पे 5 सालों का गैप आता है और एक नया नाम हमें देखने के लिए मिलेगा शेरशाह सूरी। उसके बाद 1555 से लेके 1556 ईस्वी तक एक वर्ष और इन्होंने शासन किया। तो देख लेते हैं हुमायूं के बारे में। बाबर की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था हुमायूं, जो कि 1530 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा, और सिंहासन पर बैठते ही हुमायूं को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब उसके सामने सबसे बड़ी कठिनाइयाँ थी पश्चिम में गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह और पूर्व में भारत का शेर शाह। ये दोनों शासक जो थे वो हुमायूं के सामने थे, मतलब हुमायूं को इनसे युद्ध लड़ना था और ये दोनों भारत में अपनी शक्ति को बढ़ाना चाह रहे थे। तो उस समय हुमायूं भी संघर्ष कर रहे थे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, और उसी समय जो बहादुर शाह गुजरात के शासक हैं और जो पूर्वी भारत के शासक थे शेर शाह सूरी, वो भी अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मुगल शासक हुमायूं को भारत से भगाने की कोशिशें करते हैं। अब इसी के साथ हुमायूं के जो सगे संबंधी थे वो उसके लिए कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं और उनके शत्रु के साथ मिल जाते हैं। देखिए ये बाबर है बगीचे में, और ये बाबर का चांदी का दिरहम है, ठीक है, मतलब एक करेंसी उन्होंने शुरू कराई थी। अब हुमायूं और बहादुर शाह का जो संघर्ष है वो देख लेते हैं एक बार। तो बहादुर शाह गुजरात का शासक था। बहादुर शाह दिल्ली का साम्राज्य प्राप्त करना चाहता था। उसने 1535 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ को जीत लिया। उसके बाद हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में युद्ध की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं और हुमायूं से बचते हुए बहादुर शाह ने पुर्तगाली द्वीप दीऊ में शरण ली। हुमायूं गुजरात को जीत जाता है और अपनी राजधानी वापस चला जाता है। तो क्योंकि वो जीत करके वापस चला जाता है तो इसी मौके का लाभ उठाते हैं पुर्तगाली, और वो जो पुर्तगाली हैं वो मदद करते हैं और वापस से गुजरात पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। अब हुमायूं की विजय के विरुद्ध जन विद्रोह के चलते मुगलों के हाथ से गुजरात भी निकल जाता है।
अब अगला जो संघर्ष है वो हुमायूं और शेरशाह का रहता है। तो हुमायूं 1538 ईस्वी में शेरशाह से चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद शेरशाह ने गोंड मतलब बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब शेरशाह के बढ़ते हुए प्रभाव से हुमायूं सशंकित था। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा और 1539 ईस्वी में चौसा नामक युद्ध हुआ। देखिए चौसा का युद्ध भी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो 1539 में चौसा नामक स्थान पर हुमायूं और शेरशाह के बीच एक युद्ध होता है और युद्ध में परास्त हुमायूं किसी तरह अपनी जान बचा करके भाग जाते हैं और अपनी पराजय का बदला लेने के लिए हुमायूं अपनी सेना के साथ कन्नौज जाते हैं और शेरशाह से मुकाबला करते हैं। अब इस युद्ध में हुमायूं की फिर से पराजय होती है और शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया और शेरशाह सूरी के नाम से उसने भारत पर राज किया। और उसी समय जो हुमायूं था वो सिंध चला जाता है, सिंध होते हुए फारस चला जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे हम केवल बाबर के बाद हुमायूं को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो बीच में 5 साल का पीरियड शेरशाह सूरी का है उसको हम हुमायूं के बाद डिस्कस करेंगे। तो अब देख लेते हैं हुमायूं की वापसी जब 1555 ईस्वी में होती है। ये हुमायूं का मकबरा है जो कि दिल्ली में है। अब शेरशाह का स्थापित जो साम्राज्य था वो शेरशाह की मृत्यु के बाद दिन ब दिन कमजोर होता जाता है और हुमायूं को एक मौका मिल जाता है। वो वापस से आके दिल्ली पर अपना अधिकार जमाते हैं और फारस के शासकों की मदद से हुमायूं कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर भी कब्जा कर लेता है। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा और ग्वालियर में तराशे हुए पत्थरों का किला बनवाया। 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से वो उतर रहा था और लड़खड़ाकर गिर जाता है और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली, जिसका मतलब जिसके आधार पर मुगलों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक राज किया। अब देख लेते हैं शेरशाह सूरी, इनके द्वारा जो किए गए सामाजिक सुधार है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी का जो शासन काल है केवल 5 वर्ष का था, लेकिन इतने अल्प समय में भी उन्होंने सुधार किए, प्रजा की भलाई के लिए कार्य किए और शासकों के लिए पथ प्रदर्शक का भी कार्य किया। तो शेरशाह के बचपन का जो नाम था वो फरीद था। उसने अपने मालिक को बचाया था, मतलब शेर को मार दिया था अपने मालिक को बचाने के लिए। तो इसलिए यहाँ से फरीद का जो नाम है वो शेर खां पड़ जाता है। जौनपुर में उसने अरबी, फारसी, इतिहास और साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद फरीद अपने पिता की जागीर की देखभाल करने के लिए सासाराम वापस आ जाते हैं और थोड़े ही दिनों में वो जनता में लोकप्रिय हो जाते हैं। जागीर की देखभाल करने के लिए अनुभव ने उन्हें शासक बनने पर सफल और लोकप्रिय बनाया। कुछ समय के पश्चात उसने बिहार के शासक के यहाँ नौकरी कर ली और बाबर की सेना में भी भर्ती हुई। इस कारण उसने मुगलों के सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। अब धीरे धीरे शेरशाह ने बिहार में अपना प्रभाव स्थापित किया और संपूर्ण बिहार के वो शासक बन गए। अब चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर के 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के नाम से वो भारत के सुल्तान बन जाते हैं। तो चौसा के युद्ध से ही हुमायूं का जो शासन काल था वो बीच में एंड होता है, मतलब कुछ उसमें गैप आ जाता है और शेरशाह सूरी का शासन स्थापित होता है अगले 5 वर्ष के लिए। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य संगठन और लगान संबंधी नीतियां अगर आपको याद है जो हमने यूनिट 2 में पढ़ी थी, तो उन्हीं से मिलती जुलती कुछ नीतियां शेरशाह सूरी ने भी लागू की। मतलब जो शेरशाह सूरी थे वो अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। तो इन्होंने अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ इसी प्रकार के कदम उठाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं राजस्व संबंधी सुधार। तो इन्होंने पहला काम जो किया वो भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित की, उपजों की किस्मों के आधार पर कर निर्धारित किया। भूमि की जो नाप है वो पटवारी द्वारा रस्सी से की जाती थी। अब नाप की जो इकाई थी वो इन्होंने गज चलाई थी, ठीक है। जैसे मीटर सेंटीमीटर होता है उसी टाइप से इन्होंने जो यूज किया था वो किया था गज। तो किसान भूमि का विवरण सरकार को रिटर्न में देते थे और जिसे कबूलियत कहा जाता था। इससे किसानों का जो संपर्क है वो सीधे सरकार से होता था और सरकार से होने से उनका उत्पीड़न बंद हो गया। अब इनको नगद रूप में कर देने के आदेश थे। अकाल और संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति भी की जाती थी। उसने राज्य और किसानों के बीच में सीधा संबंध स्थापित किया और इसको नाम दिया रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो ये आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है, जैसे मनसबदारी व्यवस्था अकबर वाली बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम नेक्स्ट यूनिट में करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब शेरशाह सूरी ने जो करेंसी लागू कराई थी वो भी देख लेते हैं। चांदी के सिक्के, सैन्य संगठन और चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था।
सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए उसने अपनी सेना का संगठन किया, डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकियां बनवाई और यहाँ से जो डाक है वो घोड़े के द्वारा पहुंचाई जाती थी। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था, कोई भी व्यक्ति सीधे शेरशाह से मिल सकता था। अब ये मतलब फ्लो चार्ट है जो एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प कर सकता है कि जो इनका प्रशासन था वो किस तरीके से विभाजित था। प्रांत, सरकार, परगना और ग्राम। सबसे छोटी इकाई ग्राम है और यहाँ पे जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो प्रांत में जो है वो सुल्तान है, सरकार में जो है वो शिकादर नाम है और परगना में शिकदार है, ग्राम में मुखिया है। अब प्रजा के हित में कुछ और कार्य भी इन्होंने किए हैं, जैसे कि सोनार मतलब बंगाल से पेशावर को जोड़ने वाली सड़क इन्होंने बनवाई, जिसे ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। यातायात और संचार व्यवस्था में भी इससे गति आती है। बुरहानपुर और जौनपुर की दिल्ली से जोड़ दिया और व्यापार को भी इससे बढ़ावा मिलता है। देखिए, जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है कि व्यापार को भी सुविधाएं मिलेंगी और व्यापार भी बढ़ेगा। उसके बाद जो शेरे मंडल पुस्तकालय है वो कुछ इस तरीके का दिखता था, देख सकते हैं आप इस पिक्चर में। अब नेक्स्ट चीज जो इन्होंने की थी वो ये कि सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष लगवाए थे, विश्राम के लिए सराय बनवाई थी और पानी के लिए कुएं खुदवाए थे। उसने शिक्षा के विकास के लिए कई मदरसे और मकतब भी खुलवाए। शेरपुर नामक एक नगर यमुना के किनारे भी बसाया। शेरे मंडल शेरशाह द्वारा ही दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था और जिनकी सीढ़ियों से गिरकर ही हुमायूं की मृत्यु होती है। तो बाद में हुमायूं ने इस किले को पुस्तकालय में बदल दिया था। अब सूर्यवंश का पतन देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो 1545 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी घायल हो जाता है और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने 10 वर्षों तक शासन किया, लेकिन ये उत्तराधिकारी जो थे वो इतने योग्य नहीं थे जितना शेरशाह था। तो शेरशाह द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य की वो देखभाल नहीं कर पाते हैं और लास्ट में उनके हाथ से साम्राज्य निकल जाता है और उनके वंश का पतन हो जाता है। शेरशाह सूरी केवल 5 वर्ष के लिए शासन किया, लेकिन उनके द्वारा मतलब ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया गया कि जिसके बाद मुगलों को भी मुगल साम्राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में हेल्प मिली। ठीक है, सासाराम में इनका मकबरा है शेरशाह सूरी का, देख सकते हैं आप इसकी पिक्चर। अब इसी के साथ हमारी यूनिट 3 खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम करेंगे नेक्स्ट 4th यूनिट।